हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है आपका ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन बेसिकली ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या है? व्हाट हैपन्स इफ द एरर टर्म्स आर कोरिलेटेड। अगर आपकी एरर टर्म्स जो हैं वो कोरिलेटेड है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा आपका ऑटो कोरिलेशन। सो अभी तक हमने जो दो मेन प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं इकोनोमेट्रिक्स की, वो हैं सबसे पहली मल्टीकोलिनियरिटी, दूसरे नंबर पे हमने हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी पढ़ा। हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी में हमने एक चीज़ देखा था कि इन द फर्स्ट चैप्टर हमने ये देखा था बहुत सारे तरीके के डेटा होते हैं हमारे पास, ठीक है। सो डेटा के टाइप में हमने पढ़ा था, एक होता है टाइम सीरीज डेटा, एक होता है आपका क्रॉस सेक्शन डेटा, और इन दोनों का मिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं पैनल डेटा या पूल डेटा। इन दोनों का मिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं पूल डेटा, और फोर्थ होता है आपका पैनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल डेटा। अब अलग अलग टाइप के डेटा हैं, डिफरेंट जो डेटा हैं उनमें डिफरेंट एरर्स देखे जाते हैं। जैसे हमने देखा था क्रॉस सेक्शन डेटा में इट इज़ हाई चांस कि आपको हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी देखने को मिलेगी। हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी जनरली क्रॉस सेक्शन डेटा में देखने को मिलती है। उसी तरीके से जो हमारा ऑटो कोरिलेशन है वो टाइम सीरीज़ में देखने को मिलता है। टाइम सीरीज डेटा में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि ऑटो कोरिलेशन होगा। ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एरर टर्म अगर किसी एक हाउस होल्ड के, जैसे हम हाउस होल्ड या फर्म मान रहे हैं, एक एरर टर्म हाउस होल्ड या फर्म के कोरिलेटेड करिए दूसरे हाउस होल्ड और फर्म के साथ। बेसिकली एक का बिहेवियर दूसरे पर्सन के बिहेवियर के साथ कोरिलेटेड है। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ऑटो कोरिलेशन, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें पता है जब हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस पढ़ी थी, उसमें एक अजम्पशन थी दैट देयर शुड बी नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स। दो एरर टर्म्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप एक क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अजम्पशन को क्या करते हैं? वायलेट करते हैं, राइट। अब इस केस में बेसिकली सबसे पहला हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है नेचर। नेचर क्या है? द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप डिफाइन किस तरीके से करोगे? सबसे पहला तो टास्क हमारा यही है। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ऑटो कोरिलेशन। क्लासिकल लीनियर में हमने एक चीज़ अभी बताया, और ये हमने अज्यूम किया था दैट देयर शुड नॉट बी ऑटो कोरिलेशन। इसका मतलब सिम्बॉलिकली हमने इसको ऐसे लिखा था, कोवेरिएंस बिटवीन यू आई एंड यू जे गिवन एक्स आई एंड एक्स जे, या फिर हम ये कहें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई एंड यू जे, वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। ये आपको बताता है दिस इक्वेशन, ये आपको ये बताती है देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, मतलब दो एरर टर्म आपस में कोरिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम दो टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं टाइम सीरीज का और एक एग्जाम्पल लेते हैं क्रॉस सेक्शन का। टाइम सीरीज का एक एग्जाम्पल लो, सपोज करो वी आर डीलिंग विद क्वार्टरली टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। क्वार्टरली टाइम सीरीज डेटा है हमारे पास, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? देयर इज अ रिग्रेशन ऑफ आउटपुट ऑन आउटपुट का रिग्रेशन हम किसके ऊपर देख रहे हैं? आउटपुट का रिग्रेशन हम देख रहे हैं लेबर और कैपिटल के ऊपर, ठीक है। ये टाइम सीरीज़ का डेटा ले रही हूँ मैं कह रही हूँ कि ये फर्स्ट ईयर में कुछ लेबर में इशू आया था, ठीक है। लेबर के साथ कुछ इशू आया, लेबर स्ट्राइक हुई, जिसकी वजह से आउटपुट इम्पैक्ट हुआ फर्स्ट पीरियड में। क्या अगले साल में भी ऐसा होगा? ज़रूरी तो नहीं है। There is no reason to believe that disruption will be carried over to the next quarter. फर्स्ट क्वार्टर में आपका लेबर स्ट्राइक की वजह से आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट आया था, राइट। तो ज़रूरी है यहाँ पे भी लेबर स्ट्राइक हो ही हो। तो इन दोनों के बीच में क्या कोई कोरिलेशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दिस इज़ बेसिकली ये एक तरीके से हम यहाँ देखें, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक आई थी तो अगले साल अगले क्वार्टर में भी स्ट्राइक होगी और आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये दो जो आपके मॉडल्स हैं इनके रिग्रेशन, बेसिकली इनकी जो एरर टर्म्स है वो रिलेटेड है, क्योंकि आप रिलेशनशिप दिखा रहे हो, इसका रिलेशनशिप अगले ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो आप,
राइट इसका इम्पैक्ट अगले ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ये हो गया टाइम सीरीज का एग्जाम्पल। उसी तरीके से क्रॉस सेक्शन का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान के चलो आप रिग्रेशन कर रहे हो, एक फैमिली का कंजम्पशन है, ठीक है, आप ये कह रहे हो एक फैमिली का कंजम्पशन जो है, ये ए फैमिली है, इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बी फैमिली के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर डिपेंड नहीं करता है। ए अपना इंडिपेंडेंट खर्चा कर रहे हैं, बी अपना इंडिपेंडेंट खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो जनरल लाइफ में क्या होता है, जब हम ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम क्या कह रहे हैं, यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में लेबर स्ट्राइक होने की वजह से आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट आया था, अगले में ऐसा कुछ नहीं होगा अकॉर्डिंग टू नो ऑटो कोरिलेशन। यहाँ पे आप कह रहे हैं एक फैमिली का कंजम्पशन दूसरी फैमिली के कंजम्पशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। रियल लाइफ में आपको पता है अगर एक क्वार्टर में लेबर स्ट्राइक देखी गई है तो हाई चांसेस होते हैं कि अगले क्वार्टर में भी लेबर आउटपुट को इम्पैक्ट करेंगे। हो सकता है उतना ना करें बट इम्पैक्ट ज़रूर करेंगे। उसी तरीके से आपको पता है देयर इज अ थ्योरी जिसको हम बोलते हैं कीपिंग अप विद द जोनेसिस। कीपिंग अप विद द जोनेसिस का मतलब होता है आप हमेशा अपने नेबर्स के साथ ना कीप अप करने की कोशिश करते हो। इफ़ यू आर लिविंग इन अ हाई सोसाइटी, वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, सब लोग अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, सब ना अपनी कार वॉश कराते हैं, ठीक है, तो एक पर्सन है जो इसके पास ही कैन नॉट अफोर्ड, वो फिर भी क्या करेगा, बिकॉज सब लोग अपनी कार वो कर रहे हैं, कार वॉश कराते हैं किसी बाहर वाले इंसान से, तो आप भी कराओगे, आपको ये लगेगा कि अरे मैं खुद अपनी कार साफ़ करता हुआ कितना अजीब लगूंगा। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। इसी तरीके हमारे पास हज़ारों एग्जाम्पल हैं। तो ए फैमिली का कंजम्पशन बी फैमिली के कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ऑटो कोरिलेशन तो हमें देखने को मिलेगा, आपको चाहे टाइम सीरीज में मिले चाहे आपको क्रॉस सेक्शन डेटा में मिले, बट देयर आर हाई चांसेस कि आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑटो कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ऑटो कोरिलेशन है इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे देखेंगे, डायग्रामेटिकली अगर देखना हो प्रॉब्लम तो सो बेसिकली व्हेन वी हैव ऑटो कोरिलेशन, अभी हमने क्या देखा, एरर टर्म यू आई और यू जे की इफ दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नो ऑटो कोरिलेशन। और व्हेन ई यू आई यू जे नॉट इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब वी आर शोइंग ऑटो कोरिलेशन। बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन। आप डेफिनेशन बताने के बाद ये इक्वेशन लिखोगे। उसके बाद देखते हैं कि डायग्रामेटिकली आप किस तरीके से बता सकते हो। अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें तो ऑटो कोरिलेशन कहाँ आप देख पाओगे। सो फॉर दिस आप क्या कर रहे हो, आप प्लॉट कर रहे हो, आई एम प्लॉटिंग 5 फिगर्स, 5 पैटर्न्स में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है यू आई और यू जे की वैल्यूज़, दोनों की वैल्यूज़ आपने कुछ इस तरीके से क्या की, प्लॉट की। आपको कुछ ऐसा पैटर्न नज़र आ रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट पैटर्न। सेकेंड पैटर्न सेम है, हियर इज़ टाइम, क्योंकि टाइम सीरीज में ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए टाइम ही ले रही हूँ। यू आई यू जे की वैल्यूज़ हैं, आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस इज़ बी। देन यू हैव सी, दिस इज़ टाइम, यहाँ पे आपका यू आई यू जे है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से आपको डेटा देखने को मिल रहा है यू आई यू जे के बीच। अच्छा, अभी तक समझ आ गया होगा कि हम यू आई और यू जे को प्लॉट करके ये देखना चाह रहे हैं कि कोई पैटर्न बन रहा है इनके बीच में या नहीं बन रहा। अगर इनके बीच में पैटर्न बन रहा है, अगर इनके बीच में कोई भी पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब ऑटो कोरिलेशन है। अब देखो चारों में कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है। यहाँ कैसा पैटर्न बन रहा है, यहाँ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ नेगेटिव बन रहा है, यहाँ आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है, बट पैटर्न बन रहा है। ये आपके चारों ही जो फिगर्स हैं, चारों फिगर्स ए बी सी डी, चारों ही फिगर्स ये दिखा रहे हैं कि ऑटो कोरिलेशन है आपके मॉडल में। अगर आप दो एरर टर्म को प्लॉट करके देखते हो और आपके ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखें या उनमें उनके बीच में कोई भी पैटर्न बनता हुआ नजर आए, ज़रूरी नहीं यही 4 फिगर्स आपको दिखेंगी, कोई भी पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ जाए तो ईजिली आप बता सकते हो दैट देयर इज़ ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। सो ये आई थिंक क्लियर होगा कि हम ऑटो कोरिलेशन कैसे डिफाइन करें। अच्छा, डायग्रामेटिकली ऑटो कोरिलेशन कैसे नहीं दिखेगा, जैसे सपोज करो यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास कुछ इस टाइप का डेटा है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं नज़र आ रहा, आपको कोई भी पैटर्न नहीं नज़र आ रहा, तो ये वाले ग्राफ में देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन,
इस टाइप का अगर आपको कुछ दिखे जहाँ कोई भी पैटर्न नज़र ना आए तो ऑटो कोरिलेशन नहीं है। सो दीज आर द 5 फिगर जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ऑटो कोरिलेशन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है कि ये जो सीरियल कोरिलेशन या ऑटो कोरिलेशन है ये आता क्यों है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। रीजंस फॉर ऑटो कोरिलेशन, ऐसा क्यों होता है कि दो एरर टर्म के बीच में आपको कोरिलेशन देखने को मिलता है, वैसे नहीं मिलता। रीजंस क्या है इसके पीछे। सबसे पहला रीज़न है इनर्शिया। सबसे पहला रीज़न क्या है, इनर्शिया। सो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स आपके पास ऐसे होते हैं जो हमेशा ना कुछ आपको पैटर्न दिखाएंगे। टाइम सीरीज़ में ही वो बेसिकली टाइम सीरीज़ डेटा में उनको कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया GNP हो गया, प्राइस इंडेक्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये आपको हमेशा टाइम सीरीज डेटा में मिलेंगे। और ये हमेशा कुछ क्या करते हैं, इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, एक साइकिल्स प्रेजेंट करते हैं। साइकिल्स होती हैं कि कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। रिसेशन होता है, फिर एक रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमेशा एक साइकिल में वर्क करते हैं। सो जब भी आपको इस टाइप के वेरिएबल्स के साथ अगर डील करना पड़ेगा, इट मीन्स यू हैव टू डील विद द ऑटो कोरिलेशन। सो बेसिकली देयर इज अ मोमेंटम बिल्ट इनटू देम। इनके अंदर मोमेंटम ऑलरेडी बिल्ट होता है। मोमेंटम मतलब ये इसी तरीके से चलेंगे। कभी आपने GDP को देखा है कि GDP हमेशा ग्रो ही कर रही है, कभी कम नहीं कर रही। GNP GDP हो जाए, इनका आपको पैटर्न हमेशा ऐसे दिखेगा, बढ़ते हुए। कैसे दिखेगा, बढ़ते हुए, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। पैटर्न नज़र आ रहा है ना, देयर इज अ पैटर्न। तो पैटर्न जहाँ दिख जाए आपको, इट मीन्स देयर, और ये अपने प्रीवियस पे डिपेंड करती है, प्रीवियस ईयर की GNP पे डिपेंड करेगी आपके नेक्स्ट ईयर की GNP, ठीक है। तो जहाँ भी आपको दो वेरिएबल्स के बीच में पैटर्न नज़र आ रहा है, दो एरर टर्म्स के बीच में पैटर्न नज़र आ रहा है, सो इट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली क्या है, ऐसे मोस्ट इकोनॉमिक टाइम सीरीज जो आपके वेरिएबल्स हैं वो है, ठीक है। सो यहाँ पे इनर्शिया की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, ऑटो कोरिलेशन देखने को मिलता है। दूसरा ऑटो कोरिलेशन आपको मिलता है स्पेसिफिकेशन बायस के ऊपर। स्पेसिफिकेशन बायस, अब स्पेसिफिकेशन बायस में क्या होता है, सबसे पहला आता है आपका एक्सक्लूडेड वेरिएबल केस। एक्सक्लूडेड वेरिएबल केस, इसका मतलब क्या है, इन सिंपल वर्ड, आपको कोई वेरिएबल ऐड करना था अपने मॉडल में बट आपने नहीं किया, आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल था वो आपने अपने मॉडल से एक्सक्लूड कर दिया। उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑटो कोरिलेशन आपको नज़र आएगा। जैसे कि सपोज करो आपने क्या किया कि कोई वेरिएबल था उसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपका मॉडल था ये वाई टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको टी देखने को मिलेगा कि वो टाइम सीरीज़ की बात करें इसलिए टी है। β2x2t, आई की जगह पे टी लिख रही हूँ, ठीक है। β3x3t प्लस β4x4t प्लस ut, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन थी। लेकिन अब इस इक्वेशन में आपका जो yt है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ बीफ, ठीक है, बीफ की क्वांटिटी दी हुई है। आपको यहाँ पे x2 जो है वो दिया हुआ है प्राइस ऑफ बीफ, ठीक है, किसका, बीफ का प्राइस। उसके बाद x3 आपको क्या दिया हुआ है, इनकम, और x4 आपको दिया हुआ है पॉक का प्राइस। क्लियर। आपने क्या किया, आपने ये वाला रिग्रेशन नहीं रन किया जहाँ पे आपके पास ये 3 वेरिएबल है, आपने इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ इट आपने ये वाला रिग्रेशन कर लिया, विच इज़ yt इज इक्वल टू β1 β2x2t प्लस β3x3t प्लस vt, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या स्किप किया, यहाँ पे आपने स्किप कर दिया ये वाला वेरिएबल, ठीक है। अब ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट था लेकिन आपने स्किप कर दिया। ट्रू मॉडल तो आपका ये वाला था लेकिन आपने ये यूज़ किया। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक चीज़ आएगी, जो ये आपका VT, यहाँ जो एरर टर्म आई है VT, वो आपकी इससे ये एरर टर्म और ये आपस में कनेक्टेड होंगे। और कैसे कनेक्टेड होंगे, इट विल बी VT जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, β4x4t और साथ में कोई और एरर टर्म ut। ये जो आपका VT है ये इसकी जगह पे तो लिख लिया मैंने, है ना। तो ये तो सारा एरर में ही आ जाएगा। तो मेरा VT जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रू मॉडल तो मेरा ये था ना, जो बचा हुआ मैंने इंक्लूड नहीं किया है वो मेरे एरर का पार्ट बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
राइट। तो यहाँ पे जब आप एक्सक्लूड करते हो कोई भी वेरिएबल को तो ये क्या करेगा, इट विल गिव यू ऑटो कोरिलेशन। इसकी वजह से ऑटो कोरिलेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो आप ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट हो जाएगा। इस मॉडल में आपको ऑटो कोरिलेशन देखने को मिलेगा जब भी आपको इंपॉर्टेंट वेरिएबल को एक्सक्लूड करोगे। थर्ड हमारे पास है, थर्ड भी स्पेसिफिकेशन बायस है बट ये दूसरी तरीके से है। स्पेसिफिकेशन बायस ही है रीज़न बट इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म। आपने क्या किया, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म ले ली, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म। अभी इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म में क्या होगा, सपोज करो आपका मॉडल था ये, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 आउटपुट प्लस बीटा 3 आउटपुट का स्क्वायर प्लस यूआई। ठीक है, आपने ये ले लिया, ये मॉडल था आपका, दिस वाज द ट्रू मॉडल। लेकिन इसकी जगह पे आपने क्या किया, इसकी जगह पे आपने ये वाला मॉडल यूज़ कर लिया, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आउटपुट प्लस वी आई, ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला आपका ट्रू है, ये वाला आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। आपने फंक्शनल फॉर्म में गलत ले ली, फंक्शनल फॉर्म में स्क्वायर भी था एक्स का, लेकिन आपने नहीं लिया, आउटपुट का स्क्वायर भी था। सो बेसिकली यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आएगा, मैं जब इन दोनों कर्व को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो देखो जो ये पहला वाला है, ट्रू वाला है, ट्रू वाले को मैं कर रही हूँ रेड से, इसके पॉइंट्स में रेड से कर रही हूँ। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व की इक्वेशन होती है ये, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है आपका वो यू शेप होता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जो भी डेटा पॉइंट्स के थ्रू जब हम इसको प्लॉट करेंगे सो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, जबकि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन होगी, ये 2 पॉइंट ले लो आप, ए और बी। अब देखो कितना डिफरेंस है, ये लीनियर है यहाँ पे, दिस इज द लीनियर कर्व, और ये आपका क्वाड्रेटिक है दूसरा। तो ये वाला तो क्या दिखा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, ये वाला जो लाइन है आपकी मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम हो रही है। सो बेसिकली जो पॉइंट ए और बी है लीनियर मार्जिनल कॉस्ट कर्व पे, वो क्या दिखा रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं आपकी ट्रू मार्जिनल कॉस्ट को। सो ओवर एस्टिमेट करें तो यहाँ पे अगेन ऐसा जब भी कोई मॉडल होगा, ओवर एस्टिमेशन जहाँ हो रही होगी, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म यूज हो रही होगी, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑटो कोरिलेशन देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर ऑटो कोरिलेशन। नेक्स्ट आपका जो रीज़न है ऑटो कोरिलेशन का वो होता है कॉबवेब फिनोमेना। कॉबवेब फिनोमेना, कॉबवेब का मतलब होता है आपका मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला कैसे लगता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे 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 करके होता है। मतलब बेसिकली आप यहाँ कब पहुँचोगे, जब आपने यहाँ तक कवर कर लिया होगा, है ना। यहाँ आगे कब पहुँचोगे, जब भी पीछे का जुड़ा हुआ होगा, तब आगे तक पहुँचोगे, तब जाके मछली वो मकड़ी का जाला बनेगा। तो कॉबवेब क्यों बोलते हैं, कॉबवेब का जो फिनोमेना है वो यूज़ किया जाता है जनरली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए। किसके लिए किया जाता है, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए। आपके एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ कॉबवेब फिनोमेना बताती है। कैसे, यहाँ पे जो सप्लाई होती है ना, सप्लाई वो डिपेंड करती है प्रीवियस ईयर के प्राइस पे, इसलिए इसको कॉबवेब बोलते हैं। मतलब जो सप्लाई है वो इस साल के प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो पिछले साल के प्राइस पे डिपेंड करेगी। जैसे आपका जो फार्मर है वो अपनी सप्लाई कैसे देगा, वो पिछले साल आपके प्रोडक्ट, उसके वीट का कितना प्राइस है उसके बेसिस पे अपनी सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं वो सारी कॉबवेब फिनोमेना पे ही चलती हैं। सो यहाँ पे आपका सपोज एट द एंड ऑफ द टी आपका पीटी जो है वो छोटा है पीटी -1 से। ठीक है, सो देयरफॉर इन द पीरियड PT+1 फार्मर क्या करेगा, देखो ये आ जाता है कि आज के टाइम पे प्राइस उसको कम मिला पिछले साल के कंपैरिजन में, तो T+1 मतलब अगले साल में वो क्या करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है एज अ सप्लायर वो क्या करेगा, ही विल डिसाइड टू प्रोड्यूस लेस। तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का जो भी मॉडल होता है वो हमेशा कॉबवेब फिनोमेना में दिखता है, वो हमेशा एक टाइम लैग लेके चलता है, एक पीरियड का लैग लेके चलता है। यहाँ पे अगर टी की बात हो रही है तो ये लैग, उसका जो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा वो लैग में होगा,
आई होप ये क्लियर होगा। अगर जैसे कि मान के चलो मैं सप्लाई की बात करूँ 2025 की, तो ये मेरी सप्लाई जो है वो डिपेंड करेगी कौन से प्राइस पे, प्राइस ऑफ 2024 पे। इस तरीके से चलता है। ऑल्दो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, बट टाइम का डिफरेंस है, टाइम का लैग चलता है। डिपेंडेंट वेरिएबल करंट होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रीवियस ईयर का चलेगा। इसको ही हम बोलते हैं कॉबवेब फिनोमेना। उसी तरीके से आप कंजम्पशन, इसी तरीके से एक और आपका आ जाएगा कंजम्पशन फंक्शन भी हो सकता है। जैसे कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि आज कितना कंजम्पशन करेंगे, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी इनकम कितनी है, ये तो है ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो और दूसरा इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आने वाले टाइम में आपकी कंजम्पशन कितनी होगी, वो पिछले साल आपकी कंजम्पशन कितनी थी। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। ये इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है ना, इस टाइप की इक्वेशन की कंजम्पशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका ही वेरिएबल पिछले साल का आपकी इक्वेशन में आ रहा है एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं ऑटो रिग्रेशन। खुद अब जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ये अपना ही वेरिएबल एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता है मॉडल में। इसको ऑटो रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं, ऑटो रिग्रेशन मॉडल या लैग्ड वैल्यू। बेसिकली लैग्ड वैल्यू को डिफाइन करता है। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, कॉबवेब फिनोमेना हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है और किस वजह से होता है। अब देखो इस वजह से ऑटो कोरिलेशन दिखेगा, जहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है ना, एक करंट ईयर की वैल्यू पिछले ईयर की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, तो ऑटो कोरिलेशन है। देन फिफ्थ इज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, आप क्या करोगे, मैनिपुलेट करोगे डेटा को। जब भी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा होगा उस केस में देयर आर हाई चांसेस कि क्या होगा, आपके मॉडल में आपको क्या देखने को मिलेगी, ऑटो कोरिलेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि सपोज करो मैनिपुलेट कैसे किया आपने, आपके पास ना एक क्वार्टरली डेटा था, ठीक है, आपसे पूछा गया क्वार्टर कितने का होता है, 3 महीने का होता है, ठीक है, आपसे पूछा गया कि ईयरली का बता दो। आपने क्या किया, ईयरली का नहीं निकाला, आपने क्या किया, इस क्वार्टरली को ही मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो जब आपने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो क्वार्टरली और ईयरली का डेटा आएगा वो आपस में कोरिलेटेड होगा। आपने उसको क्योंकि इस तरीके से मैनिपुलेट किया है, इसीलिए। जब भी आप इस टाइप की कोई चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ आप क्या कर रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यू विल फेस ऑटो कोरिलेशन। लास्ट आपका आता है डेटा ट्रांसफॉर्म, एक और आता है रीज़न, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, बेसिकली सपोज करो दिस इज योर ओरिजिनल इक्वेशन है आपकी है, आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, अब इसी को, ये आपके करंट में था, आपने इसको प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लिख लिया, t-1 कर दिया हर जगह, ठीक है। लैग्ड वैल्यूज़ निकाली, ये जो है ये लैग्ड वैल्यूज़ हैं आपकी प्रीवियस ईयर की, ठीक है। अब क्या किया, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जब ये किया तो ये क्या आ गया, वाई टी ये आ गया आपका डेल्टा वाई टी, इसको इस चेंज आ रहा है ना, माइनस आ गया तो चेंज, ठीक है। बीटा 1 माइनस बीटा 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, बीटा 2 डेल्टा एक्स टी प्लस डेल्टा यू टी, ये आ गया आपके पास। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसको ही हम बोलते हैं, आगे भी यूज़ होगी अभी ये, इसी को ही हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। पहला डिफरेंस निकालना, फर्स्ट डिफरेंस का मतलब क्या, आपने एक लेग निकाला और उसका चेंज निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर या फर्स्ट डिफरेंस मेथड। तो इस टाइप का भी अगर आप डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, देन ऑल्सो यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। लास्ट आपका आता है नॉन स्टेशनैरिटी।
नॉन स्टेशनैरिटी में क्या आ जाएगा, वाइल डीलिंग विद द टाइम सीरीज डेटा। सो हमें क्या निकालना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड आउट एक टाइम सीरीज स्टेशनरी है या नहीं है। ठीक है, जब भी हम टाइम सीरीज डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं हमें ये निकालना है कि वो टाइम सीरीज जो है वो स्टेशनरी है या नहीं है। स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मीन, वेरिएंस हो गया आपका, कोवेरिएंस हो गया, दे आर टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट का मतलब यहाँ पे क्या है, दे डू नॉट चेंज ओवर टाइम, राइट, दे डोंट चेंज ओवर टाइम। इसका मतलब जब भी आप टाइम सीरीज में काम कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उसका मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस चेंज तो नहीं हो रहा है ओवर टाइम। अगर वो चेंज हो रहा है इट मीन्स वो नॉन स्टेशनरी, चेंज अगर हो रहा है तो नॉन स्टेशनरी है, और अगर चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स वो स्टेशनरी है। ठीक है, सो वाई और एक्स अगर नॉन स्टेशनरी है इसका मतलब एरर है, एरर का मतलब ऑटो कोरिलेशन। तो जब भी, एक और तरीका है इसकी वजह से भी होता है, टाइम सीरीज में अगर आपको क्या देखने को मिल जाए, नॉन स्टेशनैरिटी, जो कि बहुत कॉमन है देखना, तो इट इज़ शोइंग व्हाट, ऑटो कोरिलेशन। दिस इज शोइंग ऑटो कोरिलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली रीजंस क्या हैं आपके ऑटो कोरिलेशन के पीछे। हमने देख लिया इनर्शिया हो सकता है, आप कोई वेरिएबल एक्सक्लूड कर रहे हो, फंक्शनल फॉर्म गलत यूज़ कर रहे हो, या फिर नॉन स्टेशनरी आपका टाइम सीरीज डेटा है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी कई बार क्या हो जाता है, ऑटो कोरिलेशन आ जाता है, या फिर कॉबवेब फिनोमेना की वजह से भी ऑटो कोरिलेशन आ जाता है। तो दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से कि आपको देखने को मिलेगा कि आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको आपके मॉडल में नज़र आ जाती है ना, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि मेरे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि ये जानना है ऑटो कोरिलेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है। सो दिस इज़ आवर मेन टास्क। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कंसिक्वेंसेस। अब ये देख लिया कि ऑटो कोरिलेशन कहाँ हो सकता है, अब अगला है कि भाई कंसिक्वेंसेस क्या हैं। ऑटो कोरिलेशन अगर आपके मॉडल में आ जाता है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी तक हमने ये देखा तो जो हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी है, हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी में क्या हुआ, हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी में हमारे जो पैरामीटर्स थे बेसिकली ओएलएस एस्टिमेटर, वो ब्लू नहीं थे, लीनियर थे, अनबायस थे, बट बेस्ट नहीं थे, एफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि मिनिमम वेरिएंस नहीं आ रहा था, राइट। अब ऑटो कोरिलेशन में क्या होगा, तो ऑटो कोरिलेशन में भी सेम ही चीज़ है, लीनियर होंगे, अनबायस्ड होंगे और एसिम्प्टोटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होंगे, बट दे आर नो लॉन्गर मिनिमम वेरिएंस नहीं होगा, जिसकी वजह से ना तो टी एफ काई स्क्वायर जो आपके टेस्ट हैं वो वैलिड नहीं होंगे। तो एक बार वन बाय वन देखते हैं इनको, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो पहली कॉन्सिक्वेंस तो ये है आपकी दैट जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स हैं आपके OLS एस्टिमेटर्स आर स्टिल लीनियर एंड अनबायस्ड। अभी भी वो लीनियर हैं और अनबायस्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब जो पैरामीटर्स की वैल्यू है वो अनबायस्ड रहेगी, बट दे आर नॉट एफिशिएंट, दे आर नॉट एफिशिएंट। जहाँ पे भी वर्ड आ जाए दे आर नॉट एफिशिएंट, दे आर नॉट बेस्ट, इसका मतलब क्यों नहीं है, दे आर नॉट एफिशिएंट बिकॉज दे डोंट हैव मिनिमम वेरिएंस, उनका मिनिमम वेरिएंस नहीं है। So therefore, what can we say about this? Therefore, OLS estimators are not blue. ये blue नहीं है, ये सिर्फ LU है, linear unbiased estimator, blue नहीं है। They are not blue, they are only LU.
आप दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस है द एस्टिमेटेड वेरिएंसेस ऑफ OLS एस्टिमेटर। जैसे कि आपका वेरिएंस ऑफ बीटा 2 हैट हो गया, ये बायस्ड हो जाएंगे आपके। बायस्ड क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मिनिमम नहीं है, इसीलिए बायस्ड है। तो इस वजह से क्या होगा, बिकॉज दर एस्टिमेटेड वेरिएंस आर बेसिकली बायस्ड, तो उनके स्टैंडर्ड एरर भी क्या हो जाएंगे? बायस्ड हो जाएंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, द डिसीजन ऑफ रिजेक्टिंग अ पैरामीटर, बेसिकली इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस इंटरवल बिकम वाइडर, जिसकी वजह से हार्ड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी? देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन। अगर आपका वाइडर क्लास इंटरवल आ जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा, सो इट विल बी हार्ड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और आपकी कॉन्सिक्वेंस क्या होगी? एक कॉन्सिक्वेंस होगा कि आपका जो टी टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, दे ऑल थ्री विल बिकम इनवैलिड। या फिर ये क्या देंगे? इनकरेक्ट कंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे आपको। In short, what can we say? The usual T and F test become unreliable. So आपका ultimately what can you say about the auto correlation thing? क्या बोल सकते हो आप कि आपके जो OLS एस्टिमेटर्स हैं, इन शॉर्ट OLS एस्टिमेटर्स जो हैं वो क्या हैं आपके? दे आर ऑल दो लीनियर, अनबायस्ड एंड एसिम्प्टोटिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होंगे, वो आर नो लॉन्गर ब्लू बिकॉज देयर इज नो मिनिमम वेरिएंस। आई होप ये कॉन्सिक्वेंसेस सबको क्लियर होंगे। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक दैट इज डिटेक्शन। अब हम ये डिटेक्ट कैसे करेंगे? ये तो देख लिया कि अगर हमारे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके। बट नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि इफ़ यू हैव ऑटो कोरिलेशन तो आप उसको डिटेक्ट कैसे करोगे? हाउ do you detect it? So detection is the next topic. Detection किसका डिटेक्शन? ऑफ ऑटो कोरिलेशन। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट पढ़ना है, दैट इज इन योर सिलेबस, डर्बिन वॉटसन टेस्ट। यहाँ लिख लो, चाहे 100% इसका क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये, इसका एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। एक पार्ट में, एक क्वेश्चन के एक पार्ट में इसको देख, और न्यूमेरिकल ही मिलेगा। यू डोंट हैव टू बेसिकली यहाँ आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है। सो डर्बिन वॉटसन टेस्ट क्या है? बेसिकली दिस इज़ एन एनालिटिकल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग। क्या है ये? एक एनालिटिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग
द प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन। आपको ये चेक करने के लिए कि आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है या फिर नहीं है, आप क्या करते हो, डर्बिन वॉटसन टेस्ट यूज़ करते हो। अब डर्बिन वॉटसन टेस्ट की आपकी एक स्टैटिस्टिक होती है, जैसे आप टी की एक स्टैटिस्टिक होती है, एफ की एक स्टैटिस्टिक होती है, फार्मूला होता है, उसी तरीके से डी का भी एक फार्मूला होता है। ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे डी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका यू टी हैट माइनस यू टी माइनस हैट का होल स्क्वायर अपॉन, बेसिकली यहाँ पे समेशन भी आता है, समेशन ई ओ समेशन यू टी हैट का स्क्वायर। ये आपका डर्बिन वॉटसन का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको हम डी स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं या डर्बिन वॉटसन रेशियो भी बोलते हैं बेसिकली। अब इस मॉडल को पढ़ने से पहले, जब हम डर्बिन वॉटसन टेस्ट पढ़ेंगे, इस मॉडल को पढ़ने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस हैं वो देखते हैं। डर्बिन वॉटसन की अजम्पशंस क्या हैं, अजम्पशन में ही आपको पूरा मॉडल समझ आ जाएगा। सबसे पहली अजम्पशन तो ये है कि दिस रिग्रेशन मॉडल इंक्लूड्स एन इंटरसेप्टम। इट इंक्लूड्स इंटरसेप्टम। ये विदाउट इंटरसेप्ट वाले मॉडल के लिए कभी भी काम नहीं करेगा। जो आप बोलते हैं ना रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन, रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन में ये मेथड वर्क नहीं करेगा। सो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन ऑटो कोरिलेशन। इट इंक्लूड इंटरसेप्ट टर्म। सो दिस मेथड, कौन सा मेथड, डर्बिन वॉटसन का जो मेथड है, दिस मेथड कांट बी यूज्ड टू डिटरमाइन ऑटो कोरिलेशन इन autocorrelation in regression through origin model, regression through origin, जिसमें कि आपका इंटरसेप्टम मिस होती है, वहाँ आप इसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं निकाल सकते। तो ये हमेशा इंटरसेप्टम वाले मॉडल के लिए ही बना है। इसके बाद जो एक्स वेरिएबल्स हैं आपके, जिसको हम एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, तो ये जो एक्स वेरिएबल्स हैं, दीज एक्स वेरिएबल्स आर नॉन स्टोकास्टिक। ये क्या होंगे, नॉन स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक का मतलब होता है रैंडम, रैंडमली कोई भी वैल्यू है। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब होता है इट मीन्स देयर वैल्यूज आर फिक्स्ड, देयर वैल्यूज आर फिक्स्ड। इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, फिक्स्ड रहेंगी इन रिपीटेड सैम्पल्स। उसके बाद तीसरी अजम्पशन है आपकी जो एरर टर्म है यूटी, वो डिपेंड कर रही है, दिस इज रो, इसको रो बोलते हैं, दिस इज नॉट पी, रो, वो डिपेंड कर रही है पिछले ईयर की एरर टर्म पे प्लस वीटी। यहाँ पे जो ये रो है, दिस रो की जो वैल्यू है आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू आपकी लाई करती है। सो बेसिकली ये इक्वेशन जो आपकी क्या दिखा रही है, दिस स्टेट्स दैट वैल्यू ऑफ द एरर टर्म एट टाइम पीरियड टी, एरर टर्म की वैल्यू टाइम पीरियड टी जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, ऑन द एरर टर्म, वैल्यू ऑफ द एरर टर्म इन द टाइम पीरियड t-1, पिछले साल के एरर टर्म पे डिपेंड कर रही है, एंड अ प्योरली रैंडम टर्म vt। सो द एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑन पास्ट वैल्यू, जो आपका डिपेंडेंस है कि आज के जो एरर टर्म है वो पिछले साल के एरर टर्म पे डिपेंड कर रही है, और एक्सटेंट कितना है डिपेंड करने का, कितने % डिपेंड कर रही है, वो हम बता रहे हैं रो से। ठीक है, रो बता रहा है आपको एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑन द पास्ट वैल्यू। सो रो क्या बता रहा है, एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑन पास्ट वैल्यू, और ये इस रो की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करने वाली है। अब ये जो इक्वेशन हमने देखी है, दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर, याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेशन
स्कीम, बी वेरी क्लियर विद द वर्ड ऑटो रिग्रेशन स्कीम। अभी हमने पीछे मॉडल में पढ़ा था कंजम्पशन वाला, जो मैंने इक्वेशन ली थी वहाँ था ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, ये है ऑटो रिग्रेशन स्कीम। इसको इन शॉर्ट हम AR1 भी बोलते हैं। 1 क्यों लिखा है यहाँ पे? 1 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने सिर्फ एक टाइम पीरियड का लैग लिया है, T-1, सिर्फ T-1 का ही लिया है। अगर मैं T-2 भी ले लूँ उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपकी इसको हम लिखेंगे AR2, मतलब मैं UT-1 भी ले लूँ मॉडल में और UT-2 भी ले लूँ मॉडल में। आप ये बताऊँ, अगर UT जो है वो डिपेंड कर रहा है इस पे भी और इस पे भी, तब वो जो मॉडल में जो इक्वेशन आएगी उसको हम बोलेंगे ऑटो रिग्रेसिव स्कीम 2, AR2 बोलते हैं उसको। सो इसी तरीके से हम नंबर ऑफ लैग्ड वैल्यू में ले सकते हैं इसको, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इसके जनरली। बट अभी हमारे जो चैप्टर है, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें AR1 पढ़ना है, यही हमारे लिए ज़रूरी है। AR2 पे भी नहीं जाएंगे, AR1 तक ही हमारा मेन फोकस रहेगा। नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो क्या है? द रिग्रेशन मॉडल डज नॉट कंटेन एनी लैग्ड वैल्यू, इट डज नॉट कंटेन any lagged value of the dependent variable। ये डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी लैग वैल्यू नहीं लेता है। इसका मतलब ये इस टाइप का मॉडल में कभी भी काम नहीं करेगा। अगर आपको कुछ इस टाइप का मॉडल दिख जाए जहाँ दिस इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल और आपको ये डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है यहाँ YT-1, ठीक है, YT और इसका YT-1, इस टाइप में कभी भी आप डर्बिन-वाटसन टेस्ट नहीं लगाएंगे। ये ऑटो रिग्रेशन है, बट इस टाइप के मॉडल को हम क्या बोलते हैं? ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बोलते हैं। ये मॉडल है पूरा, जबकि इसको हमने क्या कहा? देखो, ऑटो रिग्रेसिव स्कीम। ये बस डिफरेंस याद रखना है यहाँ पे। तो हम कभी भी डर्बिन-वाटसन टेस्ट जो है, डी स्टैटिस्टिक, कभी भी इस टाइप के मॉडल में यूज़ नहीं करने वाले। दीज आर द अजम्पशंस। अब आगे देखते हैं जो आपकी रो की वैल्यू है वो हमें पता नहीं होती है, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन रो की वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे हम β1 हैट β2 हैट की वैल्यू एस्टिमेट करते थे मॉडल में, की हुई है ना हमने। अगर मैं इस इक्वेशन को तुम्हें इस तरीके से दिखाऊं, UT की जगह मैं YT लिख दूं, तो करते थे सेम OLS लगाते थे। OLS लगा के ही आपको रो की वैल्यू आप एस्टिमेट कर सकते हो। रो की वैल्यू आपने एस्टिमेट की, रो हैट, वो आपकी आ गई समेशन UT हैट UT-1 हैट अपॉन समेशन UT हैट का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से। β2 हैट की वैल्यू याद है? अगर किसी को याद हो, समेशन XI YI अपॉन समेशन XI स्क्वायर, यही वैल्यू थी। एक X है, एक Y है, एक UT है, एक UT-1 है और UT का होल स्क्वायर, वही है, एग्जैक्ट वैल्यू वही है। वहीं से इसको याद कर सकते हो, बहुत कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप वेरिएबल क्या ले रहे हो क्वेश्चन में? UT और UT-1 हैट, और यहाँ पे X और Y ले रहे थे, तो वही चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ हमें इसे ड्राइव करके नहीं देखना, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। हमें सिर्फ इतना याद रखना, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रो की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, रो की वैल्यू पता चल गई, वेल एंड गुड। अभी हमें क्या करना है? बेसिकली हम करेंगे एक्सपैंड अपनी इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को? जो डर्बिन-वाटसन वाली इक्वेशन थी। वापस से लिखते हैं, डर्बिन-वाटसन वाली जो इक्वेशन है, D इज इक्वल टू क्या था? समेशन UT हैट माइनस UT-1 हैट का होल स्क्वायर अपॉन समेशन UT हैट का स्क्वायर, यही था। इसको हम ओपन करते हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही होता है। यही यहाँ पे लगाना है। इसको ओपन करते हैं, लेट्स ओपन दिस। समेशन UT हैट स्क्वायर प्लस समेशन भी आता जाएगा सबके साथ, UT-1 हैट स्क्वायर माइनस 2 समेशन UT हैट UT-1 हैट, ठीक है। नीचे एज इट इज़ लिख देंगे समेशन UT हैट का स्क्वायर, ये आ गया। इसको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अप्रॉक्सीमेट दिस एज, दिस कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 2
1 माइनस समेशन ut माइनस 1 अपॉन समेशन ut hat square. You can easily derive this. इसमें इतना कुछ नहीं है, बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस. इतना ज़्यादा डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं करना आपको. ये बहुत ज़्यादा लंबा करके कुछ किया है, बट अभी सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि इसको अप्रॉक्सीमेट करके ये आ जाएगा 2 1 माइनस दिस. अच्छा, ये लिखने के पीछे मेरा एक रीज़न है, इसको आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अभी लिखवाया था रो हैट की वैल्यू. रो हैट की वैल्यू ये है, ज़रा यहाँ देखो, रो हैट की वैल्यू सेम यही आ रही है, सेम वैल्यू है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, रो 2 1 माइनस रो हैट. मेरे पास डार्विन वॉटसन टेस्ट की एक और स्टैटिस्टिक आ गई, जो कि हम एक्चुअल में यूज़ करने वाले हैं हमारे मॉडल में, यही यूज़ करते हैं. ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है. रो हैट क्या है आपका, रो हैट इट इज़ द एस्टिमेटर ऑफ रो. एस्टिमेटर ऑफ रो नहीं निकाल सकते, बट रो हैट निकाल सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन स्कीम से आया आपका रो हैट. डी स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं. इज़ इट क्लियर? क्या किया हमने, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया, रो की जगह रो हैट निकाला. पहले रो हैट की वैल्यू जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाली, बिल्कुल सेम. उसके बाद जो डी हमने डी का फॉर्मूला लिखा था, डी के फॉर्मूले को एक्सपैंड किया हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, एक्सपैंड करके अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू होगी, इसकी जगह पे रो हैट रखा एंड वी गेट दिस एज डी स्टैटिस्टिक. हमें उतना बड़ा डी स्टैटिस्टिक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने की ज़रूरत है. आपको इक्वेशन में रो हैट दिया होगा और आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे और ईजिली आप बता सकते हैं ऑटो कोरिलेशन आपके मॉडल में है या नहीं है. तो यहाँ तक हमने सिर्फ अभी क्या किया, डी स्टैटिस्टिक डिराइव किया है, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 2 1 माइनस रो हैट. ये आपकी वैल्यू है. अब हम देखेंगे डिसीजन कैसे लिया जाता है. डिसीजन से पहले हमारे पास ना वैल्यू होनी चाहिए डी स्टैटिस्टिक की. क्या क्या वैल्यू आ सकती है देखते हैं. वैल्यू ऑफ डी स्टैटिस्टिक, ये टेबल अगर याद हो गई, और जो कि बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है. वैल्यू ऑफ रो हैट, हमें ये देखना है कि रो हैट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, और साथ में वैल्यू क्या आ जाएगी डी स्टैटिस्टिक की. वैल्यू ऑफ डी स्टैटिस्टिक, देखो रो की वैल्यू जो है, पहले रो की वैल्यू बता दी थी मैंने. रो की वैल्यू जो है आपकी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी. सो अगर रो हैट की वैल्यू भी इसी बीच में लाई करेगी. रो हैट की वैल्यू अगर -1 है, तो इस इक्वेशन में -1 डाल के देखो. जब हम -1 डालेंगे तो ये क्या आएगा, 2 1 माइनस -1. ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो 2 1 + 1, 2 × 2 हो जाएगा, 4 आ गया. तो वैल्यू क्या आई डी स्टैटिस्टिक की, 4. ठीक है, रो हैट की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी जगह पे 0 डाल दो. 0 डालते ही क्या हो जाएगा, 2. ठीक है, रो हैट की वैल्यू अगर आपकी आ गई 1, सो यहाँ 1 डालते क्या हो जाएगा, 1 - 1, डी की वैल्यू क्या जाएगी, 0. अच्छा, आपको पता चल रहा है कि जो रो की वैल्यू है वो तो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, बट डी स्टैटिस्टिक की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, डी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपकी लाई कर रही है बिटवीन 0 एंड 4. बिटवीन 0 एंड 4 और 0 के बीच में आपके डी स्टैटिस्टिक की वैल्यू लाई कर रही है. अब देखो यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल देखो क्या है, मतलब यू कैन इजीली बता सकते हो आप कि ऑटो कोरिलेशन कौन से टाइप का चल रहा है. यहाँ पे जब भी आपकी डी स्टैटिस्टिक की वैल्यू एग्जैक्टली 4 आएगी, एग्जैक्टली 4, उस केस में आपके मॉडल में परफेक्ट नेगेटिव, ये याद रखना, नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ रो की वैल्यू नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन देखने को मिलेगा. जब भी आपके डी स्टैटिस्टिक की वैल्यू 2 होगी, कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं, क्योंकि रो की वैल्यू 0 है, नो ऑटो कोरिलेशन. जब भी आपके डी स्टैटिस्टिक की वैल्यू 0 होगी या यहाँ पे +1 होगा, तो ये कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन. परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन. आई थिंक ये क्लियर होगा.
ये टेबल बिल्कुल रट लेना, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आपको ये पता है तो आप ये बहुत ईजिली वैल्यूज़ निकालोगे, इससे आपको पता चल जाएगा इम्प्लीकेशन क्या होगी। सो अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें आ रही हैं फ्रॉम द टेबल जो अभी हमने पढ़ी। हमें ये पता चला कि जो डी की वैल्यू है वो 0 से 4 के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे एक लोअर लिमिट है डी की, ठीक है, एक लोअर लिमिट है जिसको हम बोल रहे हैं डी एल, एक अपर लिमिट है, एक अपर लिमिट है वो है डी यू। लोअर लिमिट आपको पता है 0, अपर लिमिट कितनी है आपकी 4 है, ठीक है। सो वैल्यू जो है वो 0 से 4 के बीच में लाई करेगी। अब देखो जो इफ़, अब यहाँ पे मैंने परफेक्ट वाला केस बताया था टेबल में, बिना परफेक्ट के इफ़ डी इज़ क्लोज़र टू 0, अगर आपका डी जो है वो 0 के क्लोज़र है तो उस केस में आपको क्या एविडेंस मिल रहा है? उस केस में आपको एविडेंस मिल रहा है एविडेंस ऑफ डी के क्लोज़र, 0 के अगर क्लोज़र है डी तो आपको एविडेंस मिल रहा है किसका? देखो यहाँ 0 कब था, 0 के पास अगर है तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, एविडेंस ऑफ पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर आपका D इज क्लोजर टू 2 है, उस केस में एविडेंस किस चीज़ का मिल रहा है आपको? टेबल में देखो 2, नो ऑटो कोरिलेशन, एविडेंस ऑफ नो ऑटो कोरिलेशन। वहीं अगर आपकी D की वैल्यू इफ़ D इज़ क्लोजर टू 4 है, उस केस में किसका एविडेंस मिल रहा है? देयर इज एविडेंस ऑफ नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। ये आई थिंक क्लियर होगा। अब हम इस टेस्ट का यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो बेसिकली आप क्या करोगे, हाउ टू यूज़ डर्बिन वाटसन टेस्ट, DW टेस्ट। डर्बिन वाटसन कैसे यूज़ करोगे? सबसे पहले रन द OLS रिग्रेशन, जो भी आपके मॉडल में वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको आप रिग्रेस करो, ठीक है, एंड ऑब्टेन रेजिडुअल्स निकालो। रेजिडुअल्स का मतलब UI हैट निकालो, ठीक है। दूसरा आप निकालो कंप्यूट D कैसे निकलेगा? अभी बताया था, समेशन UT हैट माइनस UT माइनस 1 हैट का होल स्क्वायर अपॉन समेशन UT हैट का स्क्वायर। या फिर इफ़ यू हैव द ऑटो रिग्रेसिव स्कीम अगर आपके पास है तो उस केस में कैसे निकाल सकते हो? 2 1 माइनस रो हैट। तो इन दोनों को में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो। तीसरा स्टेप आप क्या करो, फाइंड आउट क्रिटिकल टेबल वैल्यू। क्रिटिकल टेबल वैल्यू निकालनी है आपको DL और DU की। DL और DU क्या है? लोअर लिमिट ऑफ D और अपर लिमिट ऑफ D। इसके लिए आपको डिसीजन के लिए आपको बस एक क्या यूज़ करना है, आपको सिंपली एक डायग्राम यूज़ करना है एंड दैट्स इट। वो डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूँ, देखो। ये बॉक्स यूज़ करना है आपको डिसीजन के लिए। दिस इज नोन एज डिसीजन बॉक्स ऑफ डर्बिन वाटसन टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, यू आर डिवाइडिंग द वैल्यूज ऑफ D 0 DL DU फिर 2 4 माइनस DU 4 माइनस DL और 4। ये वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 4 के बीच में आपकी वैल्यू लाई करती है ना, 0 से लेके 4, ठीक है। ये आपकी लोअर लिमिट होगी जो आपकी आ रही है मॉडल में, ये अपर लिमिट हो गई, ये 4 माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस अपर लिमिट और 2। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इसका मतलब आपका 2
और आपकी जो अपर लिमिट आएगी और जो लोअर लिमिट आएगी 4 माइनस डी यू, यहाँ आप रिजेक्ट नहीं करोगे नल हाइपोथेसिस। डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है? दैट देयर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, नो ऑटो कोरिलेशन। इसका मतलब ये एरिया, इस एरिया में अगर आपकी कोई भी वैल्यू लाई कर रही है तो ऑटो कोरिलेशन जो है वो नहीं होगा यहाँ, ठीक है। ये वाला जो है ये एरिया होता है इनडिसीजन का, यहाँ आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। डी एल और डी यू के बीच में आप कोई रिलेशन वो डिसीजन नहीं ले सकते, ये इनडिसीजन का एरिया है। ये वाला जो एरिया है आपका ये रिजेक्शन का एरिया है, रिजेक्ट करोगे आप यहाँ भी। और ये वाला जो एरिया है ये भी रिजेक्ट का है। यहाँ लेकिन ज़ीरो से इधर हमने देखा था ना, ज़ीरो की साइड अगर है तो कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। और यहाँ नेगेटिव। ये आपको समझना है। ये डी एल और डी यू कैसे निकलेंगे ये क्वेश्चन में आपको दिए होंगे। लोअर लिमिट तो आप निकाल ही सकते हो। लोअर डी एल और डी यू अभी निकाला था हमने, 2 4 1 माइनस 1 और ये वैल्यू डी एल और डी यू, ये देखो ये हैं आपके। ये जब -1 है तब क्या वैल्यू आएगी, 0 है तब क्या वैल्यू आएगी, तब क्या वैल्यू आएगी। दीज आर द वैल्यूज। देखो सो ये टेबल आपका डिसीजन लेगा। अब इसका अब सिर्फ एक ड्रॉबैक है, जो डी टेस्ट में है वो हम 2 जोन ले रहे हैं डिसीजन के। एक तो ये वाला जोन आता है, कि ये वाला जोन आता है। ये कहीं ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, बस यही एक इसका ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है। सो ये आपको टेबल यूज़ करनी है। अगर आप ये टेबल नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आपको डिसीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू अगर आपको पता है तो इससे भी निकाल सकते हैं, ये टेबल से भी निकाल सकते हैं। और ये तो आपको खैर अल्टीमेट डिसीजन प्रोवाइड कर ही देगा। तो जब भी आप डिसीजन बनाएंगे ना तो ये टेबल ज़रूर बनाएं आप, और कुछ बनाएं या ना बनाएं, ये टेबल ज़रूर बनानी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रेमेडियल मेजर्स। किसके रेमेडियल मेजर्स? ऑटो कोरिलेशन के। अच्छा, पता चल गया ऑटो कोरिलेशन कैसे निकालना है, अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो रेमेडियल में आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो जब आपको रो पता हो, व्हेन रो इज़ नोन, तो उस केस में आप क्या करोगे। और दूसरा आपका है व्हेन रो इज़ अननोन। सो 2 मेथड हैं आपके जिसके थ्रू आपको देखना है ये। सो सबसे पहला मेथड है जहाँ पे रो आपको पता है, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव स्कीम इज़ नोन। जहाँ आपको ऑटो रिग्रेसिव स्कीम जो है वो पता है, इसको हम कॉक्रेन ऑर्कुट ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इसका नाम याद रखिएगा, कॉक्रेन ऑर्कुट ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या कर रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे वी नो द वैल्यू ऑफ रो, और ये हमें हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म करने में मॉडल को, ठीक है। कैसे? सपोज करो वी हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन विद अस, और हमें इससे पहले एक इक्वेशन थी जिसको हम 12.11 यहाँ पे बोल रहे हैं। वो कौन सी इक्वेशन है? वाई टी इज़ इक्वल टू β1 प्लस β2 xt प्लस ut। ये इक्वेशन थी। इसको हमने सबसे पहले कैसे ट्रांसफॉर्म किया? हमने इसको एक लैग वेरिएबल में कंसीडर किया, सारी वैल्यूज़ को t-1 में देख लिया। तो t-1 t-1 t-1। उसके बाद हमने क्या किया? ये जो इक्वेशन है इसको रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सबको रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक उसको रो के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये इक्वेशन आ गई हमारी, ये वाली इक्वेशन, और कौन सी इक्वेशन? जो ये वाली इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस इज़ 12.11। हमने क्या किया? ये वाली 12.14 और में से माइनस कर दिया 12.11 को। जब माइनस किया तो हमें ये मिला वाई टी माइनस रो वाई टी माइनस 1, दिस एंड वी टी। ये वी टी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी टी क्या है पहले देख लेते हैं। हमने क्या किया? इसको वाई स्टार मान लिया, इसको एक्स टी स्टार मान लिया, इसे β1 स्टार मान लिया। मेन हमारे लिए हो जाता है यहाँ पे वी टी। सो वी टी क्या आ रहा आपका? वी टी जो है वो आपका हो गया बेसिकली रो यू टी माइनस 1, ठीक है। और पुराने वाले में क्या था? माइनस यू टी। तो ये आपका वी टी हो गया। क्लियर है?
जो VT आपकी न्यू डिस्टर्बेंस टर्म है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ट्रांसफॉर्म मॉडल है ये वाला, ये ट्रांसफॉर्म वेरिएबल, ये जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल आपके ये ब्लू होंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। ये हमने हेटेरोस्कैडिस्टिसिटी में भी पढ़ा था। आपके पास अगर कोई वेरिएबल नोन है जो कि आपके मॉडल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे रो इफेक्ट कर रहा था, वो अगर आपको पता है, आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो पूरे मॉडल को ट्रांसफॉर्म करके, तो आप अगर उस पर OLS लगाते हो, ठीक है, आप जो नए एस्टिमेटर्स कैलकुलेट करते हो बाय अप्लाइंग OLS, तो आपको वो जो मिलेंगे वो क्या होंगे, वो ब्लू होंगे। तो सोल्यूशन हो गया, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन की वजह से हमारे जो एस्टिमेटर्स थे वो ब्लू नहीं आ रहे थे, जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्म किया वो ब्लू हो गए। तो ये सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होगा, आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे, या फिर आप ऑर्कुट, क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया था, कॉक्रेन ऑर्कुट ट्रांसफॉर्मेशन करें, जहाँ पे आप रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 स्टेप में बेसिकली हमने ये पूरा काम किया है। सबसे पहले स्टेप पे आपने ओरिजिनल मॉडल लिया, विच इज़ लाइक दिस, β1 β2 xt प्लस ut। फिर हमने इसका एक लैग्ड मॉडल लिया पिछले साल का। लैग्ड मॉडल जो आया उसमें हमने रो की मल्टीप्लाई कर दी, पूरे लैग्ड मॉडल में रो की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। रो β1 रो β2 xt माइनस 1 प्लस रो ut माइनस 1। फिर हमने क्या किया, ये जो रो वाला मॉडल है इसको इसमें से माइनस कर दिया, और हमें जो भी नए वेरिएबल्स मिले वो कैसे, ट्रांसफॉर्म वेरिएबल मिले हमें, और ये हमारे ट्रांसफॉर्म वेरिएबल क्या कर रहे हैं, ब्लू प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है जब आपको रो नहीं पता, आपको ऑटो रिग्रेसिव स्कीम जो है वो नहीं पता। सो इस केस में आप क्या करोगे, सपोज वी डोंट नो रो, सो दस वी नीड मेथड, हमें पहले रो ही निकालना पड़ेगा। तो हम इस केस में अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमारा जो रो है वो 1 है, ठीक है। सो दिस अमाउंट्स टू अज्यूमिंग दैट द एरर टर्म्स आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। यह भी हमने टेबल में देखा था, जब रो की वैल्यू 1 होती है तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी जो है आपका ये होता है ना 2 1 माइनस रो हैट। तो रो की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो डी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। तो जब रो की वैल्यू हम 1 मार रहे हैं, इसका मतलब एरर टर्म जो है वो हमारी परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। इसी को ही हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस मेथड। फर्स्ट डिफरेंस मेथड कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डिफरेंस मेथड ऑलरेडी हमने बिल्कुल जब स्टार्टिंग की थी तब डिस्कस किया था। फर्स्ट डिफरेंस में आप क्या करते हो, यू हैव 2 इक्वेशंस। ये वाली इक्वेशन होती है आपके पास पहली, तो ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी लैग्ड वाली होती है, β2 xt माइनस 1 प्लस ut माइनस 1। आप इसमें से इसको माइनस कर देते हो, लैग्ड वाली में से आप इसको माइनस कर रहे हो, ठीक है। सो क्या आ गया, yt आपका इस चक्कर में यहाँ इंटरसेप्ट टर्म गायब हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। दिस इक्वेशन, दिस इज नोन एज, कौन सी इक्वेशन को बोल रहे हैं हम, फर्स्ट डिफरेंस, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट डिफरेंस। फिर डिफरेंस निकालिए। फर्स्ट डिफरेंस का मतलब क्या है, फर्स्ट डिफरेंस का मतलब है जब आप ओरिजिनल जो आपकी इक्वेशन है उसका फर्स्ट लैग डिफरेंस लेते हैं, तो उससे जो आपकी इक्वेशन आ रही है माइनस करके, दैट इज फर्स्ट डिफरेंस मेथड। डेल्टा आपको पता होगा कि डिफरेंस बता रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जो ये यहाँ पे डिफरेंस मॉडल आया है इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो जब भी आपका रो नोन ना हो, इन दैट केस हमें वो एस्टिमेट करना पड़ेगा, राइट। जब हम उसको एस्टिमेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है रो को एस्टिमेट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, दिस इज़ इन योर सिलेबस, डर्बिन वाटसन। आप बहुत ईजिली उसको डर्बिन वाटसन से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में सिर्फ डर्बिन वाटसन है। कैसे करते हैं डर्बिन वाटसन से, डर्बिन वाटसन का फॉर्मूला होता है 2 1 माइनस रो हैट। आपको रो अगर एस्टिमेट करना है तो रो की वैल्यू ले लेते हैं ना, ये 2 पहले इधर आ जाएगा, d/2 हो जाएगा, 1 माइनस रो हैट। आप क्या करिए, रो हैट माइनस है, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो रो हैट इज इक्वल टू 1 माइनस d/2। यू कैन ईजिली क्या कर सकते हो, आप इसको एस्टिमेट कर सकते हो। नाउ इफ़ द d इज़ नोन, रो हैट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम d स्टैटिस्टिक। आप ये निकालते हैं आपकी फर्स्ट डिफरेंस मेथड से, आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली कैलकुलेट योर एस्टिमेटर्स, और वो क्या होंगे, आपके ब्लू होंगे। सो देयर आर 2 मेथड्स।
डर्बिन वाटसन मेथड आपका यूज़ कब होगा, जब ये रो जो है आपका वो अननोन होगा, राइट, और रो आपका जब नोन है तब तो आपको कौन सा लगाना, कॉकरेन और को ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, यू विल गेट द ब्लू एस्टिमेटर्स। सो आई होप आपको ऑटो कोरिलेशन जो है वो क्लियर होगा। दिस पार्ट जितना मैंने कराया है ये अच्छे से कर लिया, दिस इज़ इनफ, मोर देन इनफ, मोर देन सफिशेंट। बस इसको इतना कर लेना है। डर्बिन वाटसन का क्वेश्चन आता ज़रूर है, सो एक क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा।